वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के बारे में। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है इस एक्ट को पढ़ते हुए कि इसके जो एक्ट एंड रूल्स दोनों ही सेम टाइम पे आए थे 1985 के अंदर। तो यदि ये सवाल बनता है कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट केम इन एंड इट्स रूल्स केम इन, तो 1985 हमारा आंसर होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और आंसर को नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस एक्ट के अंदर देखिए ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। यदि मैं इसे बार बार लिखता रहूंगा तो उससे बेटर ये रहेगा कि मैं इसको NDNPS सब्सटेंसेस में रखूं। तो जहां भी आप NDNPS पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि मैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की थोड़ी बहुत जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। ये अगर ड्रग अब्यूज बन जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इन सबसे बचाने के लिए कौन कौन सी कमिटीज बनाई हैं, इस एक्ट के चैप्टर्स के बारे में, और एट द लास्ट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए अपन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है कि जितने भी ऑपरेशंस नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को लेके हो रहे हैं उनको प्रोहिबिट करना। यदि वो इलीगल है, यदि वो लीगल है तो उन्हें कंट्रोल और उनको रेगुलेट करना हमारे इस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें इसके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। एंड टू लुक इनटू मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, कल्टीवेशन एंड पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना होता है। तो इस एक्ट के अंदर इसका सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू लुक इनटू या फिर टू सुपरवाइज मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, इसको इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट भी आप कह सकते हैं, कल्टीवेशन एंड पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। टू अमेंड द लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो चीजें नार्कोटिक्स अभी बन गई हैं या जिन चीजों में साइकोट्रोपिक ड्रग्स बनते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है जो किसी शेड्यूल के अंदर मेंशन होगी इस एक्ट के अंदर। उस चीज के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं, लिस्ट के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एंड दिस इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल बन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब देखिए अपन नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नार्कोटिक्स के अंदर क्या क्या आता है। देखिए नार्कोटिक्स के अंदर कोका प्लांट आता है। कोका प्लांट से हमें कोकीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स। अब देखिए ये सब चीजें मेडिसिनल प्रिपरेशंस में भी यूज होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीजें यदि किसी टाइप का इफेक्ट देती हैं, जैसे अगर आप साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में बात करें तो वो आपको या तो डिप्रेसेंट या फिर स्टिमुलेंट का काम करती हैं, तो वो सब चीजें भी यूज की जाती हैं डिफरेंट डिजीज में। तो यदि इसके प्रिपरेशन 0.1% से ज्यादा किसी उसके अंदर पाया जाता है, इफ 0.1% से ज्यादा प्रिपरेशन पाया जाता है तो वो गलत है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। होल का होल बैच डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो किसी यूज का नहीं होता। आप कोकेन मतलब मेडिसिनल प्रिपरेशन में 0.1% से कम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अपने सामने कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा से तीन चीजें मिलती हैं, भांग, गांजा और चरस। अब भांग कहां से एक्सट्रैक्ट होता है? लीव से। अब ध्यान दीजिएगा, कोका प्लांट में कोकेन कोका प्लांट से के लीव से एक्सट्रैक्ट हुआ था। कैनबिस सटाइवा में भांग जो है कैनबिस सटाइवा के प्लांट से लीव से एक्सट्रैक्ट हुआ है। गांजा जो है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग पार्ट ऑफ कैनबिस सटाइवा। एंड चरस जो है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेजिन्स। रेजिन्स होते हैं ना प्लांट के अंदर, आपने फार्माकोग्नोसी में रेजिन्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं चरस के अंदर। अब इसके लिए भी 0.1% इज द मैक्सिमम अप टू विच यू कैन यूज इन मेडिसिनल प्रिपरेशन। लास्ट अपना आता है ओपियम। ओपियम को कहते हैं अपन पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम ओपियम क्या है? कंजुकेटेड जूस ऑफ पोपी प्लांट। पोपी प्लांट से जो कंजुकेटेड जूस बनता है उससे हमें ओपियम मिलता है। इसमें जो अलग दूसरी चीज हमें मिलती है वो है मोर्फिन। अब मोर्फिन और पॉपी स्ट्रॉ दो ऐसे डेरिवेटिव हैं जो कि मिलते हैं। अब पॉपी स्ट्रॉ जो है हर जगह से मिल सकता है एक्सेप्ट सीड। इसको आप एक्सेप्ट सीड कर लीजिए, सीड के अलावा हर जगह से पॉपी स्ट्रॉ पाया जा सकता है। अब देखिए एक और बात है, यदि ये भी एक नार्कोटिक है, यदि आप मॉर्फिन से डाइएसिटाइलेशन करते हैं, मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन करते हैं तो हमें हीरोइन मिलता है, ये भी नार्कोटिक्स के अंदर ही आता है। तो देखिए इस एक्ट के अंदर आपको ये समझना है कि नार्कोटिक्स एक्चुअली में है क्या या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्चुअली में है क्या, जिनकी बेस पे हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज और उसको रेगुलेट करने के लिए जितनी भी चीजें बनाई गई होंगी, ये रेगुलेशन के लिए जितनी भी चीजें बनाई गई होंगे, जैसे नार्कोटिक्स कमिश्नर का बनना, कंसल्टेटिव कमेटी का बनना, जो भी मेजर्स उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में जानना है, ना कि नार्कोटिक्स की डीप स्टडी करनी है। इनकी डीप स्टडी करनी है तो आपको केडी त्रिपाठी आपके पास फार्माकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है, आप उसे पढ़ें, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अपन ने नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में जाना, अब अपन जानेंगे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में। देखिए साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वो हैं जो कि अपने सीएनएस पे डायरेक्ट वर्क करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ताकि वो दो तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो दो तरीके के इफेक्ट है, एक स्टिमुलेंट इफेक्ट, दूसरा है डिप्रेसेंट
तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अपने सीएनएस पे वर्क करते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने सीएनएस पे वर्क करते समय, एक स्टिमुलेंट, दूसरा डिप्रेसेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल लिख रखे हैं, जिनमें से पहला है एलएसडी, डाइजापाम, एम्फेटामिन, एस्ट्राजोलोम, पेंटोबार्बिटल, मेजेंटॉल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर आती हैं। उन सब चीजों को आप कोलॉजी में पढ़ें तो ही बढ़िया है, यहाँ उसको मिक्स ना करें, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं बनने वाले हैं। सवाल बनने वाले हैं यहाँ इन चीजों से, जो बाकी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, एक्सप्लेन कर रखी हैं, और भी चीजें हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से। तो चलो अपन ध्यान देते हैं। दो चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, एक है स्मॉल क्वांटिटी, दूसरी है कॉमर्शियल क्वांटिटी। ठीक है, कॉमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी वो है जो कि स्पेसिफाइड है इन आवर शेड्यूल, और कमर्शियल क्वांटिटी भी वो है जो कि स्पेसिफाइड है इन आवर शेड्यूल। इसी के बेसिस पे आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर डाला जाता है। यदि आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ पाए जाते हैं तो आपको सिर्फ 6 मंथ की सजा होती है, और यदि आप कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पाए जाते हैं तो आपको 10 से 20 साल के बीच की सजा हो सकती है। आप खुद समझ सकते हैं कि कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी में कितना अंतर है। ये सारी चीजें हमारे शेड्यूल्स के अंदर पहले से लिखी हुई हैं, लेकिन हमें शेड्यूल्स को नहीं पढ़ना है। तो ये क्वांटिटी डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट हो सकती है। सपोज कर लीजिए मैं आपको बताऊं तो पोपी स्ट्रॉ का सिर्फ एग्जांपल लेते हैं। मैंने कुछ देर पहले आपको पोपी स्ट्रॉ बताया। पोपी स्ट्रॉ का स्मॉल क्वांटिटी है 1 kg और पोपी स्ट्रॉ का कमर्शियल क्वांटिटी है 50 kg। इसी तरीके से यदि मोर्फिन की बात करें तो मोर्फिन में कुछ ऐसे 5 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स के आसपास का जो मॉर्फिन है वो कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ये चीजें फिक्स्ड होती हैं, ये पहले से फिक्स्ड होती हैं, और उनको जब इतना नापा जाता है, जब आप पकड़े जाते हैं ऐसे करते हुए, तो आपको इस बेसिस पे आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर डाला जाता है। ये मैंने जो एग्जांपल लिखा है ये पोपी स्ट्रॉ का एग्जांपल है। आप इसे गूगल करेंगे इन सब चीजों को तो बाकी के बारे में भी जान लेंगे। हालांकि यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन इन दोनों ही वर्ड्स के थ्रू अपन पूरे के पूरे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को पढ़ने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे 5 चैप्टर्स के बारे में जो कि इस एक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अब उन 5 चैप्टर्स में जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन से डील करता है। सेकंड चैप्टर डिफरेंट अथॉरिटीज और ऑफिसर से डील करता है, जैसे कि नारकोटिक्स कमिश्नर, कंसल्टेटिव कमिटी, स्टेट ऑफिसर्स, उनसे डील करता है। अथॉरिटीज में कंसल्टेटिव कमिटी देख लीजिए। चैप्टर 3 प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड मीजर्स दैट आर टेकन बाय गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपको मीजर्स के बारे में, प्रोहिबिशन और कंट्रोल भी समझेंगे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज बिल्कुल लास्ट है, एंड प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन इन चैप्टर 5, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स पढ़ने वाले हैं। मीजर्स यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पावर्स जो कंट्रोल है वो उनके पास पावर्स में होता है, और प्रोहिबिशन को इसके बाद देखेंगे, और फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, तो मीजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे मीजर्स लिए? देखिए, इलिसिट ट्रांसपोर्ट इसे कहते हैं अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट करना, किस चीज का? नार्कोटिक सब्सटेंसेस एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का। टू कीप टैब ऑन इलिसिट ट्रांसपोर्ट मतलब अवैध तरीके से किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना, किन चीजों का? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का। ठीक है, एजुकेटिंग पीपल अबाउट एनडी एंड पीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अगर पीपल एजुकेट नहीं होंगे तो वो क्या बनेंगे? एडिक्ट्स बनेंगे इन सब चीजों के। कई बार आदमी ना चाहते हुए भी मजबूर होकर इन सब चीजों का एडिक्ट बन जाता है, लेकिन ठीक है, अगर एडिक्ट हो गया है तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट, आफ्टर केयर और रिहेबिलिटेशन की जो ड्यूटी भी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। कई सारे रिहैब सेंटर्स होते हैं, आफ्टर केयर करना पड़ता है, रिहैब के बाद भी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी उनको मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं इन सबसे एडिक्शन से हटाने के लिए, नशा मुक्ति केंद्र जिन्हें कहते हैं, ये सारी जो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। और यदि कोई बाहर की अथॉरिटी है, फॉरेन अथॉरिटी है अब्रॉड की, उनको असिस्ट करना भी इंडिया का काम होता है यदि इंडिया के अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है तो, इन द केस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये इसके मीजर्स थे। अब मीजर्स के बाद अपन पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल कैसे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? ये कंट्रोल को पावर कह सकते हैं एक तरीके के लिए, समझाने के लिए आपको। तो क्या करते हैं कि कंट्रोल करने के लिए क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स अंडर द सेक्शन 8। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है। एंड टू फिक्स लिमिट, अब किस तरीके से कंट्रोल करेगी? तो फिक्स लिमिट करती है कुछ चीजों पे कि आप कितना बना सकते हैं, कितना नहीं बना सकते हैं, कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत नहीं है। एंड प्रोवाइड लाइसेंसिंग। अब यहाँ पे एक बात बनती है, अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि नार्कोटिक्स की जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर में है, एंड गाजीपुर इज इन यूपी। ठीक है, दूसरा है नीमच, यही बन सकता है। ज्यादातर लोगों को ये पता है गाजीपुर, यदि ऑप्शन के अंदर सिर्फ गाजीपुर दिया हो तो गाजीपुर पे लगाएं, और गाजीपुर और नीमच दोनों दिया है तब भी आप गाजीपुर पे लगाएं, क्योंकि गाजीपुर वाली पुरानी है, नीमच वाली नहीं है। लेकिन आप ये जान लें कि 2 जगह ओपीएम फैक्ट्री है, ओपीएम फैक्ट्री जो गाजीपुर में है, इसके अलावा नीमच में भी है गवर्नमेंट फैक्ट्री फॉर दिस। तो फिक्स लिमिट एंड प्रोवाइड लाइसेंसिंग, तो सिर्फ 2 लोगों को लाइसेंसिंग मिली है, प्राइवेट लोगों को लाइसेंसिंग नहीं मिली है। एंड लास्ट हमारा जो पावर हो जाता है, कंट्रोल किस तरीके से करेगी? टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट कल्टीवेशन ऑफ
सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट जैसे नार्कोटिक ड्रग्स में मैंने आपको तीनों प्लांट बताया, उनके कल्टीवेशन को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ये सब करते हैं। इसी के थ्रू नार्कोटिक्स के जो कल्टीवेशन और प्रोडक्शन है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद अपनी आ जाती है ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या फिर पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ करता है, जो भी यहाँ पे एक्ट है उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट करता है। एंड टू लुक इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड पोजेशन ऑफ सच सब्सटेंसेस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ऐसे काम नहीं कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट ऑफिसर्स बुलाती है इन सब चीजों के लिए, नार्कोटिक्स कमिश्नर के अंडर जो काम करते हैं। और फिर जो हमारे स्टेट ऑफिसर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और पोजेशन पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स के बारे में, जिसके बारे में चैप्टर 2 के अंदर डील किया गया है इस एक्ट के अंदर। तो अपन अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स को देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के ऑफिसर्स होते हैं, एक होता है नार्कोटिक्स कमिश्नर, एक होते हैं स्टेट ऑफिसर्स। और हमारे पास जो अथॉरिटी आती है वो होती है कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, तो इसमें नार्कोटिक्स कमिश्नर को समझिए। नार्कोटिक्स कमिश्नर इज द मेन हेड। ये क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। ओपियम के प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन को देखते हैं। मतलब इनके बिना परमिशन के कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती है फैक्ट्री के, नार्कोटिक्स कमिश्नर के अंदर। अब जो स्टेट ऑफिसर्स होते हैं ये क्या करते हैं? हेल्प नार्कोटिक्स कमिश्नर। अब ये क्या करते हैं कि दे वर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफिसर्स का काम है। अब देखिए हमारे पास कंसल्टेटिव कमेटी है। अब ये क्या करती है? फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। यदि इस लॉ को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करना है, मतलब ऑल ओवर इंडिया वर्क करना है इसके साथ, तो एक कंसल्टेटिव कमेटी का फॉर्मेशन हुई है, जिसमें एक चेयरमैन और अप टू 20 मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स के बारे में हमें नहीं जानना है, आप ये जान लीजिए कि एक चेयरमैन और अप टू 20 मेंबर्स होता है। ये एडवाइजरी बोर्ड है। ये एडवाइस करती है कि किस किस तरीके से ये सब चीजों को रोका जा सकता है या फिर कैसे कैसे इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है। समथिंग विच इज रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अब लास्ट में अपने पास आता है नेशनल फंड। अब देखिए ये सारी चीजें करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो उसके लिए नेशनल फंड कौन क्रेडिट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे अभियान चलाती है, नशा मुक्ति अभियान। ये सारे कैसे बनते हैं? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे दिए होते हैं तभी तो आपको मिलते हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं। तो ये किस काम में आते हैं नेशनल फंड? नेशनल फंड काम आता है कंट्रोलिंग ऑफ ड्रग अब्यूज, कॉम्बेटिंग इलिसिट ट्रैफिक, मतलब अवैध ट्रैफिक जो है इन सब चीजों का, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का, उससे बचाव करना। एंड एजुकेटिंग पब्लिक अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ये भी काम बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लोग एडिक्ट बन जाएंगे। और जो लोग एडिक्ट बन गए हैं उनका ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन, इस पे भी ध्यान देना होता है वाया नेशनल फंड। तो ये सब चीजें थी अपनी अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स के बारे में। इसके बाद अपन जानेंगे प्रोहिबिशन एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। तो अब अपन आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक, प्रोहिबिशन ऑन सर्टेन ऑपरेशंस इन रिस्पेक्ट टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और उसके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। तो अपन कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि आप नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसे काम हैं जो रिलेटेड है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो आप नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला आ जाता है कल्टिवेटिंग और स्टीलिंग। स्टीलिंग के लिए दूसरा वर्ड कर लीजिए गैदरिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ सच प्लांट, ऑफ एनी पार्ट ऑफ सच प्लांट। तो प्लांट कौन कौन से? ओपियम, कैनबिस एंड कोकेन। कोकेन किससे आता है? कोका से आता है, कोका। यस, ठीक है। तो इसके कोई भी आप ऐसे कल्टिवेटिंग पार्ट को कल्टिवेट नहीं कर सकते और गैदर नहीं कर सकते इन सब चीजों को। ठीक है। इलीगल मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट एंड पोजेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। आप इलीगली ये सब काम नहीं कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पोजेशन ऑफ सच सब्सटेंसेस। ठीक है। इसके बाद अपने पास आते हैं ट्रांसफर ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ सच सब्सटेंसेस। यदि गवर्नमेंट ने आपसे ये सारी चीजें ले ली है, आपको दे रखे हैं पैसे कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए इन सब सब्सटेंसेस के, जैसे गवर्नमेंट यूजुअली करती है, खेत वगैरह में पैसे वगैरह देती है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अनटिल आप एग्रीमेंट में हैं। तो ये करना भी इलीगल है और ये चीजें प्रोहिबिटेड हैं। ये तो तीन चीजें जो प्रोहिबिटेड थी। अब इसके बाद अपन आते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अब देखिए यहाँ पे तीन चीज हमने पढ़ी थी, ओपियम, पॉपी, कैनाबिस एंड कोका। तो ओपियम, पॉपी मैंने स्मॉल क्वांटिटी भी आपको पढ़ा है, कमर्शियल क्वांटिटी भी मैंने आपको पढ़ा है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, वो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। तो स्मॉल क्वांटिटी में यदि आपके पास ये सारी चीजें इलीगली पाई जाती हैं तो आपको 6 मंथ की जेल और 10,000 रुपीज का फाइन। और यदि आपके पास समवेयर बिटवीन स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में पाई जाती हैं तो अप टू 10 years ऑफ जेल एंड 1 लाख रुपीज ऑफ फाइन। एंड समवेयर बिटवीन कमर्शियल क्वांटिटी में पाई जाती हैं तो 10 से 20 साल की सजा काफी बड़ी होती है और 1 से 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा ये 3 और आपके ऑफेंसेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अलाउइंग प्रेमिसेस फॉर कमीशन, मतलब किसी और को इस प्रेमिसेस के अंदर काम करने देना। किस चीज के लिए? कमीशन के लिए। तो वो भी इसके अंदर सेम यही 10 से 20 साल की सजा
और 1 से 2 लाख रुपए तक का फाइन। फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, सेम चीज, यही सेम आपको सेम ऑफेंस रहेगा। एक्सटर्नल डीलिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, मतलब गवर्नमेंट ने जो कहा बनाने के लिए वो आपने बनाया ही, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा भी बनाया या फिर उसके अंदर से बचा के आप एक्सटर्नल डीलिंग कर रहे हो, मतलब बाहर किसी को दे रहे हो, तो इसमें भी आपको सेम 10 से 20 साल की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। तो यही सारी बातें थी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में। जीपैट मेंटोर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।